नमस्कार विद्यार्थियों, हम जान रहे हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो कल हमने महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ राज्य और गुजरात राज्य के बीच संबंधों पर चर्चा की थी। आज हम महाराणा कुंभा से संबंधित अलग जानकारी जानेंगे। तो आज हम जानेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। आज का अपना जो पॉइंट है वो हम जानेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा ने संस्कृति से संबंधित कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल की, वो उपलब्धियां आज हम जानते हैं। तो परीक्षा में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न भी बनता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें आप ध्यान दें, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कैसी कैसी थी वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप याद करने की कोशिश करें। तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले हम जानेंगे, पहली जो उपलब्धि थी उनकी वो थी युद्ध में स्थिर बुद्धि। महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा कुंभा के लिए अनेक विद्वानों ने कहा कि महाराणा कुंभा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि युद्ध में स्थिर बुद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि महाराणा कुंभा एक बड़ा और वीर योद्धा तो था ही। महाराणा कुंभा एक बड़ा और वीर योद्धा तो था ही। वीर योद्धा होने के साथ साथ वह कला प्रेमी और विद्यानुरागी भी था। महाराणा कुंभा एक बड़ा व वीर योद्धा तो था ही। इसकी जानकारी में पता है कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध हारा नहीं। बड़े बड़े मुस्लिम शासकों को भी उसने परास्त किया। तो इसमें कोई संशय नहीं कि महाराणा कुंभा एक बड़ा व वीर योद्धा था। केवल योद्धा ही नहीं, योद्धा होने के साथ साथ महाराणा कुंभा कला प्रेमी भी था, यानी कला से उसको बहुत प्रेम था। इसके अलावा वो विद्यानुरागी भी था, बहुत बड़ा विद्वान भी था। तो वह बड़ा योद्धा, कला प्रेमी और विद्यानुरागी था। इसीलिए इतिहासकारों ने या बड़े बड़े विद्वानों ने महाराणा कुंभा के लिए कहा युद्ध में स्थिर बुद्धि। युद्ध मतलब वीर था, स्थिर बुद्धि मतलब वो कला प्रेमी और विद्यानुरागी था। इसलिए महाराणा कुंभा के लिए युद्ध में स्थिर बुद्धि इस प्रकार से उनके लिए कहा गया। तो ये महाराणा कुंभा की एक उपलब्धि हमारे सामने है। इसके अलावा हम महाराणा कुंभा की अन्य उपलब्धियां जानते हैं। उसमें हम देखते हैं स्वयं बड़ा विद्वान। अगली उपलब्धि में हम जान रहे हैं स्वयं बड़ा विद्वान। महाराणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान था। बहुत सारे कलाएं उसको आती थी, बहुत सारे ग्रंथों का वो ज्ञाता था। तो महाराणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान भी था। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मेवाड़ में एक लेख मिलता है जिसे कहते हैं एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है उसमें एक लेख लिखा हुआ है एक पत्थर के ऊपर, जिसको एकलिंग महात्म्य कहते हैं।
इस एकलिंग महात्म्य में लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, मीमांसा, आरण्य, आदि का ज्ञाता था। एकलिंग महात्म्य में लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान था। उसे वेदों का, उपनिषदों का, व्याकरण, साहित्य, मीमांसा, आरण्य आदि और भी बहुत सारे वैदिक ग्रंथ और जो वैदिक साहित्य है उसका बहुत ज्यादा ज्ञान था महाराणा कुंभा को। तो वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, उसे बहुत सारे प्राचीन और जटिल ग्रंथों का ज्ञान था। वो स्वयं वेद, उपनिषद, आरण्य, साहित्य, व्याकरण, मीमांसा जैसे कठिन से कठिन ग्रंथों का ज्ञाता था। तो एकलिंग महात्म्य में इन सब चीजों का ज्ञाता इसको बताया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान था। वो खुद अपने आप में एक बड़ा विद्वान था, बहुत सारी चीजों का ज्ञान उसको था। इसके अलावा अगली उपलब्धि हम देखते हैं। तो अगली उपलब्धि में हम जानेंगे बड़ा लेखक व कवि। महाराणा कुंभा स्वयं बड़ा लेखक व कवि भी था, यानी उसको रचनाएं करनी भी आती थी, ग्रंथ लिखना, पुस्तकें लिखना, कविताएं लिखना, इस चीज का भी उसको ज्ञान था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह स्वयं बड़ा लेखक और कवि भी था। बहुत सारे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ और रचनाएं महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखी। तो उस महाराणा कुंभा एक बड़ा लेखक और कवि भी था। कवि होते हुए महाराणा कुंभा ने कैसी कैसी रचनाएं लिखी हैं वो रचनाएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है गीत गोविंद। जयदेव, जयदेव नाम का विद्वान था। जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद। गीत गोविंद। और एक है सारंग देव। सारंग देव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी। टीकाएं लिखी। महाराणा कुंभा स्वयं बड़ा लेखक और कवि था। महाराणा कुंभा ने जयदेव का एक ग्रंथ है गीत गोविंद और सारंग देव का एक ग्रंथ है संगीत सागर। सारंग देव का ग्रंथ है संगीत सागर और जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद। ये दोनों ग्रंथ संगीत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इन दोनों संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर स्वयं महाराणा कुंभा ने टीकाएं लिखी। टीकाएं मतलब छोटी पुस्तकें, उनको समझने के लिए छोटी पुस्तकें लिखी, टीकाएं लिखी। तो वो स्वयं बड़ा लेखक और कवि था। इस नाते उसने गीत गोविंद और संगीत सागर जैसे ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिख दी। इसके अलावा मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा, मेवाड़ी भाषा भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की। महाराणा कुंभा ने केवल गीत गोविंद और संगीत सागर पर टीकाएं नहीं लिखी, उसने मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा पर 4 नाटक भी लिखे। तो वह बड़ा लेखक और कवि था।
इस नाते उसने मराठी, कन्नड़, मेवाड़ी, अन्य भाषाओं पर नाटक भी लिखे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वह स्वयं बड़ा लेखक और कवि था। इसके तहत उसने कैसी कैसी रचनाएं की, वो रचनाएं हम देख सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये भी है कि उसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत सारी पुस्तकें महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखी थी। इसके अलावा हम अन्य उपलब्धियां देखते हैं। तो ये महाराणा कुंभा की जब सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी जाए तो इसी प्रकार से पॉइंट बनाकर आप उनकी उपलब्धियों को बता सकते हैं। अन्य उपलब्धियां हम जानते हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आगे की उपलब्धि हमारे सामने आ रही है। कुंभा की ये सांस्कृतिक उपलब्धियों में ही है, ये जानकारी अलग से नहीं है। ये पॉइंट सांस्कृतिक उपलब्धियों में ही है, अलग से पॉइंट नहीं है। ये कुंभा की प्रमुख उपाधियां महाराणा कुंभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के चलते बहुत सारे विद्वानों ने उनको अनेक प्रकार की उपाधियां दी। तो महाराणा कुंभा को कैसी कैसी उपाधियां मिली हुई है, वो उपाधियां हम देखते हैं और वो उपाधियां क्यों दी गई हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो पहली उपाधि हमारे सामने आती है हिंदू सुरतान। महाराणा कुंभा को हिंदू सुरतान भी कहा जाता था। हिंदू सुरतान क्यों कहा जाता था? मुस्लिम शासकों को परास्त किया। महाराणा कुंभा ने अनेक बड़े बड़े और शक्तिशाली मुस्लिम शासकों को परास्त किया, जिस वजह से विद्वानों ने महाराणा कुंभा को हिंदू सुरतान की उपाधि दी। तो महाराणा कुंभा हिंदू सुरतान की उपाधि से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने मुस्लिम शासकों को परास्त किया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा अन्य उपाधियों में दूसरी उपाधि हम देखते हैं। महाराणा कुंभा की दूसरी उपाधि हमारे सामने है अभिनव भट्टाचार्य। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह एक महान संगीत ज्ञाता था। महाराणा कुंभा स्वयं एक बड़ा संगीत ज्ञाता था। संगीत के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी महाराणा कुंभा को थी। वो एक बड़ा और निपुण संगीतकारक था, संगीत का ज्ञाता था। तो एक बड़ा और महान संगीत ज्ञाता होने के कारण ही विद्वानों ने महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा। संगीत ज्ञाता होते हुए वो स्वयं बहुत सारे यंत्र बजाने में निपुण था। वीणा और भी तरह तरह के बहुत सारे यंत्र स्वयं महाराणा कुंभा बजाना जानता था। इसके अलावा और भी नृत्य, वादन, गायन ऐसी कलाएं भी वो जानता था। महान संगीत ज्ञाता होते हुए महाराणा कुंभा ने संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें कुछ ग्रंथ हम देखते हैं। महान संगीत ज्ञाता हुए उन्होंने ग्रंथ लिखे कौन कौन से? संगीत सागर और संगीत मीमांसा। महाराणा कुंभा स्वयं बड़ा महान संगीतकारक था, संगीत का ज्ञाता था। संगीत का ज्ञाता होते हुए अपने संगीत के ज्ञान को आगे फैलाने के लिए या संगीत के ज्ञान को और अधिक विशुद्ध और अच्छा करने के लिए महाराणा कुंभा ने संगीत के ऊपर ग्रंथ लिखे।
ग्रंथों में संगीत सागर और संगीत मीमांसा, यानी संगीत के ऊपर महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ कौन कौन से थे? संगीत सागर और संगीत मीमांसा। ऐसे बड़े और महान संगीत के ग्रंथ महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखे थे, तो हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा एक बड़ा और महान संगीत ज्ञाता भी था। इसीलिए उनको उपाधि मिली हुई थी अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा को कहा जाता था। इसके अलावा उनकी तीसरी उपाधि हम देखते हैं, महाराणा कुंभा को राणो रासो भी कहा जाता था। राणो रासो, महाराणा कुंभा को राणो रासो की उपाधि भी मिली हुई थी। तो ये राणो रासो की उपाधि क्यों मिली, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो महाराणा कुंभा जो था वो विद्वानों का संरक्षक व आश्रयदाता था। महाराणा कुंभा स्वयं बड़ा विद्वान था और अन्य विद्वानों की वो कद्र करता था, उनकी सुरक्षा करता था। तो अपने दरबार में महाराणा कुंभा बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दे रखा था, अपने दरबार में उनको रखता था। तो महाराणा कुंभा विद्वान होने के साथ साथ में विद्वानों का संरक्षक और उनका आश्रयदाता भी था। विद्वानों का संरक्षक और आश्रयदाता होने की वजह से महाराणा कुंभा को उपाधि मिली राणो रासो की। राणो रासो का मतलब होता है विद्वानों का संरक्षक या आश्रयदाता। तो महाराणा कुंभा अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण देता था, उनको आश्रय प्रदान करता था, इसलिए महाराणा कुंभा को राणो रासो की उपाधि दी गई। अब महाराणा कुंभा के दरबार में कैसे कैसे विद्वान रहते थे, उन विद्वानों के नामों पर हम चर्चा करते हैं। तो महाराणा कुंभा के दरबार में जो विद्वान थे, उन विद्वानों में पहला विद्वान है हमारे सामने कान्ह व्यास। कान्ह व्यास एक बड़े लेखक थे। महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वानों को हम जान रहे हैं। तो पहले विद्वान हैं कान्ह व्यास। कान्ह व्यास एक बड़े लेखक थे और इन्होंने लिखा था एकलिंग महात्म्य। अभी हम पहले जान चुके हैं एकलिंग महात्म्य क्या है। तो एकलिंग महात्म्य जो एक लेख है प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध लेख कान्ह व्यास ने लिखा था। कान्ह व्यास महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। दूसरे विद्वान का नाम है मंडन। दूसरे प्रसिद्ध विद्वान है मंडन। मंडन क्या थे? सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री। मंडन संपूर्ण राजस्थान के या यूं कहें कि संपूर्ण भारत के एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे। निर्माण कला के मामले में मंडन का नाम भारत के बड़े विद्वानों में लिया जाता है। तो मंडन भारत के एक बहुत बड़े और विख्यात वास्तुशास्त्री थे। तो मंडन नाम के सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। मंडन ने निर्माण कला या स्थापत्य कला के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे। स्थापत्य पर ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों में हम देखते हैं प्रासाद मंडन, ये ग्रंथ लिखा एक वास्तु मंडन, ये दूसरा ग्रंथ लिखा स्थापत्य के ऊपर, और एक वास्तु शास्त्र,
ये ग्रंथ लिखा। मंडन एक सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री थे जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। मंडन ने स्थापत्य कला के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे, तो उन ग्रंथों में हम देखते हैं स्थापत्य के ऊपर, या स्थापत्य का मतलब निर्माण कला, निर्माण कला के ऊपर मंडन ने ग्रंथ लिखे। प्रासाद मंडन, वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में निर्माण से संबंधित नियम लिखे हुए हैं। कोई भी किला, कोई भी मंदिर, हवेली, महल या घर, इनको बनाने के जो नियम होते हैं वो नियम इन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। और ये ग्रंथ सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन ने लिखे थे। मंडन महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। अन्य विद्वानों में हम जानते हैं, तो अन्य विद्वानों में हम आगे देखते हैं। अन्य विद्वानों में एक विद्वान और आ रहा है, नाथा। नाथा नाम का विद्वान। नाथा जो थे वो मंडन के भाई थे। नाथा मंडन का भाई था। नाथा भी अपने भाई मंडन की तरह ही एक बड़ा वास्तुशास्त्री था, स्थापत्य का ज्ञान इनको था। तो नाथा नाम का जो एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री था, मंडन का भाई, ये भी कुंभा के दरबार में रहता था। नाथा ने ग्रंथ लिखा था। नाथा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी नाम का स्थापत्य कला के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ नाथा ने लिखा था। नाथा कौन था? मंडन का भाई था और एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री था जिसने वास्तुशास्त्र के ऊपर वास्तु मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा था। अन्य विद्वानों में हम जानेंगे, अभी हम जान रहे हैं महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले विद्वान। तो विद्वानों में हमने कान्हे व्यास को जाना, मंडन को जाना, नाथा को जाना। आगे विद्वान जानेंगे हमें रमाबाई। रमाबाई कुंभा की पुत्री थी। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई भी संगीत में काफी निपुण थी और अन्य कलाएं भी इसको आती थी। अपने पिता की तरह ही अनेक कलाओं में निपुण थी। तो अपने संगीत के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था रमाबाई को। रमाबाई संगीत में काफी निपुण थी और संगीत के प्रति काफी ज्यादा प्रेम था। संगीत के प्रति प्रेम होने की वजह से संगीत के प्रति अत्यंत प्रेम होने की वजह से रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता था। रमाबाई को उपाधि मिली हुई है वागीश्वरी की। वागीश्वरी इनको क्यों कहा जाता था? इनके अत्यंत संगीत के प्रति प्रेम की वजह से। तो महाराणा कुंभा के दरबार में उनकी पुत्री जो संगीत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, रमाबाई भी रहती थी, जिनको वागीश्वरी कहते हैं। अन्य विद्वानों में हम आगे देखते हैं, एक और विद्वान है जिनका नाम है कवि मेहा। महाराणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान और रहते थे जिनका नाम था कवि मेहा। ये सुप्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था तीर्थमाला। तो यहाँ पर विद्वानों के नाम और उनके ग्रंथों के नाम आपको बताए जा रहे हैं और अन्य और भी जो उनके कार्य थे वो बताए जा रहे हैं। तो इनसे भी छोटा प्रश्न परीक्षा में बनता है। जैसे पूछ लिया जाए महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि मेहा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताओ, तो उनके ग्रंथ का नाम था तीर्थमाला।
तीर्थमाला ग्रंथ किसने लिखा? कवि मेहा ने लिखा, जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। तो यहाँ हमने महाराणा कुंभा की उपलब्धियों में जाना कि महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी। उपाधियों में हमने अब हिंदू स्वरताण की उपाधि को जाना, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि को जाना, राणो रासो की उपाधि को जाना। तो राणो रासो की उपाधि मिली हुई थी क्योंकि वो विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों को अपने पास रखता था। अब उसके दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे, तो वो विद्वानों पर हम चर्चा कर चुके हैं। महाराणा कुंभा के दरबार में कान्ह व्यास, मंडन, नाथा, रमाबाई, इसके अलावा कवि मेहा, ऐसे बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उन विद्वानों की प्रसिद्ध बातें भी हम जान चुके हैं। आगे अब हम महाराणा कुंभा की अन्य उपलब्धियों को जानेंगे। प्रमुख उपलब्धियों में हम कुंभा की उपाधियों को जान चुके हैं। अब हम आगे की उपलब्धि जानेंगे। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में अन्य उपलब्धियां हम जानेंगे। तो अन्य उपलब्धि आ रही है अपनी महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगली जो उपलब्धि है वो अगली उपलब्धि हम जानेंगे। स्थापत्य कला का प्रेमी। महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा प्रेमी था, स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा ध्यान था। महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों में अब जो हम उपलब्धि जान रहे हैं वो है स्थापत्य कला का प्रेमी। महाराणा कुंभा योद्धा और विद्वान ही नहीं था, उसको स्थापत्य कला का भी शौक था, यानी स्थापत्य कला का भी वो बहुत बड़ा प्रेमी था। स्थापत्य कला क्या होती है? स्थापत्य कला का मतलब होता है निर्माण कला। निर्माण कला को ही स्थापत्य कला कहा जाता है। किसी भी नई चीज का निर्माण करना, यही क्या कहलाता है? स्थापत्य कला। जैसे कि किले बनवाना, मंदिर बनवाना, महल बनवाना, हवेलियां बनवाना, इसके अलावा झीलें, तालाब, ऐसे कोई भी नई चीज का निर्माण करवाना, यही स्थापत्य कला में आता है। तो महाराणा कुंभा को नई नई चीजें बनवाने का भी शौक था, यानी वो स्थापत्य कला का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। अब महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का प्रेमी था, इस तहत उसने कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया वो हम देखते हैं। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकारक है जिसका नाम है वीर कवि श्यामल दास। प्रसिद्ध विद्वान है कविराज श्यामल दास। श्यामल दास ये एक प्रसिद्ध इतिहासकारक है राजस्थान के एक बहुत बड़े इतिहासकारक हैं जिनका नाम है कविराज श्यामल दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार वीर विनोद एक पुस्तक है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो किसने लिखा? कविराज श्यामल दास ने। तो कविराज श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा के बारे में कहा गया कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का बहुत शौक था। उसको नई नई चीजें बनवाना, नई नई किले बनवाना बहुत ज्यादा पसंद था। महाराणा कुंभा स्वयं का धन खर्च करके नई नई चीजें बनवाता था। तो वीर विनोद में बताया गया है कि राजस्थान में जो प्रमुख 84 किले हैं, 84 किले हैं, उनमें से 32 किलों का निर्माण स्वयं कुंभा ने करवाया।
कुंभा ने करवाया। तो ये महाराणा कुंभा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग वंश हुए, उन वंशों में बहुत सारे राजा हुए, उन राजाओं ने किले बनवाए। तो हमारे राजस्थान में प्रमुख 84 किले हैं। पूरे राजस्थान में 84 किले हैं। इन 84 प्रमुख किलों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण करवाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जानकारी हमें कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद से मिलती है। वीर विनोद में ही ये जानकारी बताई गई है कि महाराणा कुंभा ने स्वयं राजस्थान के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया। तो इस बात से ही हम जान सकते हैं कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा शौक था। उसको नई नई चीजें बनवाना बहुत पसंद था। अब उसके द्वारा बनाए गए प्रमुख किले हम जानते हैं। तो प्रमुख किलों में हम देखते हैं, एक तो है बसंतगढ़ का किला। बसंतगढ़ का किला, ये किला है सिरोही में। इस किले को महाराणा कुंभा ने बनवाया नहीं था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बसंतगढ़ का जो किला है वो सिरोही में है। आज भी ये किला है, बहुत सारे पर्यटक इसको देखने जाते हैं। तो बसंतगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, इसका निर्माण तो बहुत पहले परमार राजाओं ने करवाया था। तो इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा दूसरा है अचलगढ़। अचलगढ़ का किला, ये किला भी कोई सिरोही में है और इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने स्वयं करवाया था। ये किला पहले नहीं था, महाराणा कुंभा ने ही स्वयं इस किले का निर्माण करवाया था गुजरात के मुस्लिम शासकों से रक्षा के लिए। इसके अलावा एक दुर्ग है मचान का दुर्ग। मचान का दुर्ग सवाई माधोपुर की तरफ ये दुर्ग है। इस मचान के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके अलावा अगले किलों में हम देखते हैं कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का सुप्रसिद्ध किला जो राजसमंद में है। इस मजबूत और अभेद्य दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने स्वयं करवाया। राजसमंद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के प्रमुख किलों में अपनी पहचान बनाए हुए है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले सुप्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन द्वारा करवाया गया था। इस किले की रक्षा के लिए मंडन ने कुंभलगढ़ के किले के चारों तरफ एक विशाल और मजबूत दीवार बनवाई थी। उस दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर लंबी एक मजबूत और ऊंची लंबी चौड़ी दीवार कुंभलगढ़ के किले के चारों तरफ बनाई गई। इस दीवार के लिए ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। उसके बाद में पूरे विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की दीवार। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार है। तो ये कुंभलगढ़ की दीवार जो कुंभलगढ़ के किले के चारों तरफ बनी हुई है, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े किले महाराणा कुंभा ने बनवाए। लगभग छोटे बड़े कोई 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसके द्वारा बनाए गए प्रमुख किलों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा केवल किले ही नहीं, किलों के अलावा और भी बहुत सारे महल, हवेलियां, झीलें, ऐसी भी बहुत सारी चीजों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने अपने स्थापत्य कला के प्रति प्रेम के चलते राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया। वो मंदिर है रणकपुर का
जैन मंदिर, जैन मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर है पाली में। यह जैन मंदिर 444 खंभों पर खड़ा हुआ है। खंभों पर 444 खंभों पर बना हुआ संगमरमर से निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रणकपुर का जैन मंदिर। ये पाली में है और इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया। तो ये सारी निर्माण की चीजों से ही हमें इस बात की जानकारी मिली कि महाराणा कुंभा राजस्थान में बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाए। वो स्थापत्य कला या निर्माण कला के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो ये महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों को आप इन्हीं पॉइंटों के द्वारा याद रखें। इसका अलग से प्रश्न बन के आता है। अब एक आखिरी जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आखिरी जो उपलब्धि है वो है कुंभलगढ़ अभिलेख। कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक उपलब्धि आ रही है। कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार कुंभलगढ़ के किले में एक प्रसिद्ध पत्थर के ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है। उस अभिलेख में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई गई। तो इस अभिलेख में महाराणा कुंभा के बारे में क्या बताया गया है उसको हम देखते हैं। इस अभिलेख में कहा गया कि महाराणा कुंभा धर्म और पवित्रता का रक्षक था। महाराणा कुंभा को दानी राजा भोज और कर्ण, दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर बताया गया। दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर बताया गया। और महाराणा कुंभा ने स्वयं को एक उपाधि दी। महाराणा कुंभा ने स्वयं को एक उपाधि दी। वो उपाधि थी परम भागवत। तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आखिरी जो उपलब्धि है वो है कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार। कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार महाराणा कुंभा की उपलब्धियां क्या बताई गई कि महाराणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का रक्षक बताया गया। महाराणा कुंभा को दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर बताया गया। इतिहास में कर्ण जो महाभारत काल में हुए और राजा भोज बहुत बड़े दानी हुए थे। तो कुंभा को इनसे भी बढ़कर दानी बताया गया इस कुंभलगढ़ अभिलेख में। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने स्वयं को एक उपाधि दी थी। वो उपाधि थी परम भागवत की उपाधि। तो परम भागवत की जो उपाधि है उसके बारे में भी कुंभलगढ़ अभिलेख में बताया गया है। तो यहाँ हमने महाराणा कुंभा की समस्त सांस्कृतिक उपलब्धियों को जाना है। परीक्षा में प्रश्न बन के आता है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताओ। तो जो पॉइंटों के अनुसार हमने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां जानी उसी के अनुसार आप इसको ध्यान रखें। तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम एक चीज और जानेंगे। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, वो है विजय स्तंभ का निर्माण। इसको भी हम देख लेते हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक प्रमुख उपलब्धि है कि महाराणा कुंभा ने एक समय पर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो मेवाड़ की राजधानी था उसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तंभ बनवाया जिसका नाम विजय स्तंभ था। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
तो विजय स्तंभ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ के किले में हुआ। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ बनाया गया है और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? आपको पता है कि 1437 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था महमूद खिलजी, उसके बीच में और कुंभा के बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। यह युद्ध 1437 में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत गया था। तो अपनी इस सुप्रसिद्ध जीत को याद रखने के लिए या इसकी स्मृति में ही खुश होकर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अपनी इस विजय को याद रखने के लिए इसकी स्मृति में एक स्तंभ बनवाया। उस स्तंभ का नाम इन्होंने विजय स्तंभ ही रखा, क्योंकि सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण 1438 में शुरू करवाया, जो लगभग 14 साल में बनकर पूर्ण हो गया। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो प्रधान यानी इसको बनाने वाला जो प्रधान शिल्पी था, शिल्पी मतलब कारीगर, विजय स्तंभ को बनाने वाला जो प्रधान शिल्पी था उसका नाम था जैता तो प्रधान शिल्पी था। और इसके जो सहायक अन्य कारीगर थे, सहायक कारीगर, उनमें इसके पुत्र ही थे। इसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था नापा, एक का नाम था पोमा और एक का नाम था पूंजा। विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला जो प्रधान शिल्पी था, निर्माण तो कुंभा ने करवाया, लेकिन इसको बनाने वाला जो प्रधान शिल्पी था वो जैता था। जैता के 3 पुत्र थे, नापा, पोमा और पूंजा। वो अन्य सहायक कारीगर थे। तो इन्होंने ही मिलकर इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ एक बहुत ही सुंदर स्तंभ है। राजस्थान में इस जैसा सुंदर स्तंभ और कहीं भी नहीं है। विजय स्तंभ 9 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 122 फुट है। 122 फुट ऊंचा है और 9 मंजिल का एक सुप्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा स्तंभ है ये। विजय स्तंभ शुरू से लेकर लास्ट शिखर तक हिंदू देवी देवताओं से जड़ित है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसके चारों तरफ बनी हुई है। अब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसके चारों तरफ बनी हुई है, इसलिए इसको पौराणिक हिंदू मूर्ति का अनमोल खजाना भी बोला जाता है। इसके अलावा भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके अलावा पौराणिक हिंदू मूर्तियों का अनमोल खजाना भी इसको कहा जाता है। विजय स्तंभ चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित है, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर, विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर विष्णु जी की मूर्ति है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं।
विजय स्तंभ का दूसरा नाम है विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मुख्य द्वार पर विष्णु जी की मूर्ति है, इसलिए विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अब विजय स्तंभ का आगे के समय में क्या महत्व निकला वो भी आप देखें। विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया। बाद में महाराणा कुंभा के बाद में आगे की पीढ़ी में मेवाड़ का राजा हुआ स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने इस विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया, इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई। बाद में जब 1940 के आसपास राजस्थान में या पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था, उस टाइम अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए भारत के लोगों ने आंदोलन किए थे। तो भारत के जो क्रांतिकारी थे या राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका प्रेरणा स्रोत विजय स्तंभ ही था। विजय स्तंभ के नीचे बैठकर ही क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की शपथें ली थी। इसके अलावा आज के समय हमारे राजस्थान का राज्य प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ ही है। तो ये प्रसिद्ध विजय स्तंभ